अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं। दे ऑलरेडी नो मी एंड दे ऑल्सो नो अबाउट द चैनल। मगर जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है मुस्लिम अब्बास। मैं एक एक्टर हूँ जो काम की तलाश में ढूंढता रहता हूँ, मिलते भी हैं माशाल्लाह से, और एक्टर बनना चाहता हूँ एक पाकिस्तान का बेहतरीन। और मैं एक आम इंसान भी हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक आम इंसान ही हूँ और हर आम इंसान के ख्वाब होते हैं। और मेरे चंद ख्वाबों में से, चंद ख्वाब बोल रहा हूँ, बहुत ख्वाबों में से एक ऐसा भी ख्वाब था कि हालांकि मैंने अभी इतनी ज़िंदगी जी नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 24 साल का हूँ। और कुछ चीज़ों में एक चीज़ मेरी डेवलप हुई कि मुझे पता नहीं क्यों एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ख्वाहिश जागी। हालांकि बहुत ऐसे मौके आते हैं ज़िंदगी में जहाँ पे मैं खुद ये क्वेश्चन कर रहा होता हूँ कि यार अब क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स रहे हैं दुनिया में और जो आज भी हैं, उनके दिमाग में भी ऐसी कई बातें और ख्यालात आते होंगे कि यार अब क्या किया जाए। और यकीनन वो और मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते होंगे या अपने दोस्तों से मशवरा लेते होंगे। तो उसी एक छोटे से ख्वाब को मैं आज सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेलकम टू मुस्लिम के पॉडकास्ट। और इनका नाम पॉडकास्ट क्यों है? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और इनमें की बातें बहुत ख़ास होंगी मेरे और आपके लिए। क्योंकि ऐसी कई बातें हैं जो इंसान दोस्तों से कर नहीं सकता, पर उनके जवाब भी उनको चाहिए होते हैं और वो करते भी हैं। पर ऐसा होता है ना कि बहुत सी बातें आप इंटरनेट से सीखते हो, आप इंटरनेट से जानते हो कि यार अबे हाँ यार, यार ऐसा भी होता है। और आप बहुत सी बातें हैं कि जो लोग कर रहे होते हैं आप उनके उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। एंड दैट्स, आई गेस दैट्स द होल पर्पस ऑफ पॉडकास्ट। तो मेरे पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुस्लिम अब्बास। मैं हूँ एक मीडिया स्टूडेंट और एक यूट्यूबर और एक कंटेंट क्रिएटर और एक एक्टर, और जितने नाम मेरे आगे जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए। और आज से मैं एक मोटिवेशनल स्पीक मजाक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ आपका। तो मुझसे दोस्ती चाहते हैं तो ये पूरा देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। वैसे आपको नीचे टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि एक 24 साल मर्द इंसान, मर्द नहीं इंसान, क्या सोचता है ज़िंदगी के बारे में और जो आजकल हो रहा है पूरी दुनिया में, उससे उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या पड़ना चाहिए आपके दिमाग में। ज़रूरी नहीं है कि आप 24 साल के हों तभी आपके दिमाग में इम्पैक्ट करे। आप 10 साल के भी हो सकते हैं तो आपके दिमाग को ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है। आप 50 साल के हों तब भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो मैं बस अपना एक नज़रिया पेश करना चाहता हूँ और मुझे पसीना आए तो उससे आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कमरा तो मैंने बाय द वे सेट किया है। जो आपको याद होगा कि ये मेरा, अगर जो आप मेरे चैनल में पहले आ चुके हैं तो आपको पता होगा एक कबाड़ खाना था जिसमें मैं शूट करता था। तो अब कबाड़ खाना कुछ इस तरह का दिखता है। हमने उसको थोड़ा सा सजा लिया है अपनी माँ की मदद से। वैसे आधे से ज़्यादा काम मेरी अम्मा ने किया है, मैंने तो सिर्फ दूर दूर से सिर्फ सॉल्ट पे की तरह एक सॉल्ट छिड़का है इस पर, बाकी मेरा काम सारी अम्मा का ही है। तो खैर हमने एक अपना रूम बनाया है, मगर इस रूम में अभी जैसे जैसे हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से ये चीज़ लगवाऊँ, मैं अपने अब्बा से ना बोलूँ इस चीज़ को। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस काबिल हो जाएंगे तो यहाँ पे एसी भी लग जाएगा और मेरा पसीना आना बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको पॉडकास्ट में पसीने से थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा और इग्नोर करना पड़ेगा। आई विल मेक श्योर कि अगली बार मैं टिशू या कोई तौलिया टाइप रखूँ तो आपको इतनी मसला ना हो। तो खैर अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। भाई देखो, पॉडकास्ट का सिंपल रीज़न ये है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मेरा ये रीज़न जो था पॉडकास्ट बनाने का वो ये भी था कि बहुत सी चीज़ें होती है जो इंसान बात करना चाहता है, और इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कई दोस्त होते हैं, कई दोस्त नहीं मतलब मुख्तसर ही होते हैं इस तरह के दोस्त जो बोलते हैं कि यार जानी तू बोल, मैं सुन रहा हूँ, तू बोल। हाँ मेरी ज़िंदगी में हैं ऐसे लोग, मगर बाज़ बग़ात ऐसा होता है उनसे बात नहीं हो पाती या उनके पास में नहीं जा पाता। तो तब मेरा एक दोस्त काम आता है और वो है ये दोस्त जी। मैं आपकी बात नहीं, मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैं कैमरे की ही बात कर रहा हूँ, मगर कैमरे के पीछे हैं आप। कैमरा मेरी सुनता ज़रूर है पर जवाब आप देते हैं, जवाब आप देते हैं। आपको
पसंद आती है मेरी चीज़ तो आप जवाब देते हैं, आपको ना पसंद आती है तो भी आप जवाब देते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर कोई दोस्त मेरा आके मुझे कहेगा कि तुमने ये चीज़ ठीक नहीं की लेकिन तुम इसको इस तरह ठीक कर सकते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो लान तान करेगा तो फिर जाहिर है किसको अच्छा लगता है। तो पर्पज़ ये है कि ये कैमरा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरी सुनता है। तो मैं आज बस इसी से ये जिक्र छेड़ूंगा कि ज़िंदगी क्या है। शुरुआत से शुरुआत करते हैं ताकि आपको पता चले। और एक मकसद ये भी है कि मैं बहुत अरसे से चाह रहा था पॉडकास्ट बनाना, मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं स्टार्ट किस तरह करूँगा। मगर मे भी ऐसा हो सकता है कि ये आज ही होना था, क्योंकि परसों बल्कि कल, आज डेट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं ढक्कन हूँ, एक मैं अभी देख लूँ। यानी यहाँ पे कुछ जो है ना वो कट होगा नहीं, तो अब मेरे साथ साथ ही चलोगे तुम। आज है 4 सितंबर, खैर रात का टाइम हो रहा थी 3 सितंबर, तो 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की अनटाइमली डिमाइस हुई। वो दुनिया छोड़ के चले गए। नहीं, उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उनको हार्ट अटैक आया था, ये सब जानते ही हैं। पर मेरे दिल के वो बहुत करीब था, मुझे बहुत पसंद था वो। मैं बिग बॉस जो देखता था ना, बिग बॉस का खैर मुझे बहुत शौक है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने रिव्यू भी किया बिग बॉस को, और इस साल का आएगा, अच्छा लगा तो रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। देखना हो तो नीचे बता दीजिएगा। तो बात ये थी कि वो मुझे बहुत पसंद था, मतलब मैं टाई हार्ट फैन हो गया था सिद्धार्थ शुक्ला था, क्योंकि यार वो एक स्ट्रेंथ और एक पावर, लॉयल्टी और सच्चाई की मिसाल अगर आपको देखनी हो ना, तो उसका ह्यूमन फॉर्म सिद्धार्थ शुक्ला था। और शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी मुझे बेहद पसंद थी। और यार मतलब मैं नहीं प्रोसेस कर पाया उस चीज़ को परसों, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं किस तरह रिएक्ट करूं। और ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी क्या इतनी छोटी है कि आप कल को किसी दोस्त से जिक्र कर रहे हो कि अबे हाँ यार बहुत बड़ी ज़िंदगी, पागल है कि हम मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और कल आप उठे ही ना। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि यार चलो हाँ ज़िंदगी छोटी है, वो चला गया, इस चीज़ पे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पर जो रह जाते हैं लोग, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, वो जिएंगे कैसे? मतलब मैं जानता हूँ कि मूविंग ऑन एक फिनोमेना है ऑल टुगेदर, और उस पर भी इंशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट में बात होगी। पर वो लोग जिनकी एक तरह से ज़िंदगी ही आपके लिए होती है, और ज़िंदगी मतलब वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाते हैं, वो फिर कैसे तसव्वुर करेंगे आपके बिना ज़िंदगी को? और शहनाज गिल के लिए जब मैं सोचता था, और आज भी सोच रहा हूँ क्योंकि 2 ही दिन हुए इस चीज़ को, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार वो कैसे जिएगी, वो पागल थी उसके पीछे। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करने वाला, मैं ऑल टुगेदर उस चीज़ से मुझे रियलाइजेशन जो हुई है, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा नज़रिया ना आप सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद बहुत अलग था, और इसकी डेथ के बाद बहुत अलग है, बहुत अलग है। और वही कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपको डायरेक्ट एंड पे जाना है तो आप एंड पे चले जाइए, आप देख लीजिए कि मैंने इस चीज़ से क्या मेरी ज़िंदगी में चेंज आया और मैं क्या मेरी थिंकिंग हो गई है। आप नीचे मैंने टाइमलाइंस दी हुई हैं, उसमें एंड का जो टॉपिक है वो उठा के देख लीजिए। लेकिन यही बात है कि अगर आपको पॉडकास्ट सुनना है तो पॉडकास्ट जो कि मुस्लिम अब्बास की पॉडकास्ट है, वो एक बहुत ही काम और रिलैक्स्ड और फरागत के टाइम पे आप देखें तो आपको मज़ा भी आएगा। अगर आप जल्दी जल्दी देखना चाह रहे हैं तो फिर आप मिस कर दें भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बात करने वाला हूँ आपसे कैमरे से, और मैं करूँगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे पॉडकास्ट आपको पसंद आए, ताकि मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को भी लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत दोस्त हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के बारे में, जिनसे मैं बहुत सीखता हूँ। और कुछ उनके सवालात हैं, जवाबात हैं, जो मुझे यकीन है कि आप लोगों को सुनना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे दोस्त के साथ, कुछ ऐसे दोस्त नहीं होते जो आपसे इतनी ओपनली इन चीज़ों के बारे में बात कर सकें। पर फिर आप कैसे जानेंगे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, फिर आप कैसे उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे, फिर आपको असल में पता कैसे लगेगा इस चीज़ के बारे में। तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में पॉडकास्ट में ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती जो मेरे दिमाग में, जिनके बारे में बात करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ बुलाऊंगा और मुख्तलिफ टॉपिक्स, चटपटे टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा। और दूसरे पॉडकास्ट के बाद
आप मुझे बता सकते हैं, वैसे अभी भी बता सकते हैं, मगर दूसरे पॉडकास्ट के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि यार बात की जाए। क्योंकि मान लीजिए मेरे वो सारे दोस्त हैं जिन्होंने हर तरह के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो हम शर्माएंगे नहीं बात करने में, आप सुन के नहीं शर्माइएगा, क्योंकि ये बात होगी इन्फॉर्मेशन की। तो खैर अब आ जाते हैं भाई इस टॉपिक पे। तो अगर जिंदगी की बात करें, ये 24 साल लड़का तो शुरू से शुरू करते हैं। जिंदगी हमारी स्टार्ट हुई 1997 5 अप्रैल को, और तब से लेके स्कूल टाइम के क्लास 7 तक अपनी दुनिया में मगन मस्त मौला आदमी थे हम। मतलब जाहिर सी बात है उस वक्त इंटरनेट का दौर नहीं था। इंटरनेट तो अभी 2011 के बाद ही शोहरत पकड़ा है, क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन आ गए। उस दौर से पहले हम नोकिया के दौर के बंदे थे, जो हमारे सिर्फ बाप के पास फ़ोन होता था। हमारे पास थी जिंदगी जीने को। नीचे लाइट चली जाती थी, लाइट जाना एक इवेंट होता था बहुत बड़ा, कि लाइट गई है तो नीचे अब सारे फंटनों को पकड़ो और छुपन छुपाई बर्फबानी पकड़म पकड़ाई खेलो और जिंदगी मत चली लाइफ। कि लाइट आ जाए तो बंदा सैड हो जाता था कि अबे यार अब खेल बंद करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। और अब जब लाइट चली जाए तो साला हम लोग हाँ 4G पे तो हम आ ही जाते हैं, लेकिन हम लोग वो हो जाते हैं ना कि यार लाइट क्यों चलेगी, इतनी सारी चीज़ें थी, किसी को ऑनलाइन कोई क्लास लेनी होती है, किसी को कुछ लेना होता है, तो वो एक इवेंट हुआ करता था। और मैं था मस्त मौला हर चीज़ में। क्रिकेट इतनी उस टाइम पसंद नहीं थी, मगर क्रिकेट जब पसंद आई तब भी इंटरनेट का दौर नहीं था, और क्रिकेट बहुत जम के खेली। आज भी इंशाल्लाह, आज भी माशाल्लाह से टाइम मिलता है तो खेलता हूँ, क्रिकेट का क्रेज़ है। पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा बंदा था जो ये नहीं सोचता था कि यार कल क्या होगा, कल कर लेंगे। मैं बोलता था यार आज करना है तो आज ही करना है। हाँ आज भी मैं इस तरह का ही बंदा हूँ, जो मुझे जानते हैं मुझे जानते हैं। पर ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस जो मैंने लिए हैं लाइफ से, जो सीखे हैं, जो मैंने देखा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, उनसे थोड़ा सा टोन डाउन हो गया हूँ। हाँ अभी भी मैं वैसा ही मस्त मौला टाइप बंदा देखूंगा सामने से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जिस महफिल में मैं जाऊँ वहाँ पे रौनक लगी रहे, और मैं अगर रौनक वहाँ नहीं है तो मैं वहाँ रौनक लगा दूँ। मगर ऑब्वियसली मैं अब डिसीजन संभल के लेता हूँ। और मैं खैर वो बात जब जवानी के फेज में आ जाएंगे तब बात करेंगे। अभी चलते हैं बचपन पे। तो बचपन में हम ऐसे हरामी हुआ करते थे। जब खैर मैं वार्निंग देना भूल गया, हल्की फुल्की, खैर मैं गुरेज करूँगा गालियों से, मैं गालियों से गुरेज करूँगा नहीं। हम इतने कमीने तो बोल सकता हूँ, कमीने इतने बच्चे थे कि लड़कियों से मेरी हटती थी, मतलब हटती नहीं थी, मेरी दोस्तें बहुत हुआ करती थी लड़कियां, बहुत, मतलब मेरे लड़कों से ज़्यादा लड़कियां दोस्त हुआ करती थी। अभी आज भी ऐसा ही, आज तो और ज़्यादा है, मगर पहले लड़कियों से मेरी बड़ी बनती थी, मैं उनसे बातें करता था। हालांकि हमारा स्कूल थोड़ा मदरसा टाइप का था, वो 3 क्लास के बाद सारे लड़का और लड़की अलग हो जाते थे, सेक्शन अलग हो जाते थे लड़का लड़कियों के, कैंपस एक ही था, मतलब साले हाथ को आया मुंह को ना लगा, वही वाली सिचुएशन। तो खैर हमें इतना कुछ समझ तो थी नहीं, हम लड़कियों के दोस्त थे और लड़कियों के कूट कुटा के भी भागते थे, मतलब मार वार कूट दिया, कुछ समझ नहीं है। अम्मी जाहिर सी बात है मेरी बोलती थी कि घर पे नहीं करते, लड़कियों से अदब से पेश आते हैं, ऑब्वियसली लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मगर मैं वही बता रहा हूँ कि मैं इतना कमीना था कि मेरी नज़र में वो इक्वली मेरी जैसी थी, और वो मुझे एक रख के देंगी तो मैं भी रख के दे दूंगा। लेकिन खैर मैंने कभी इस तरह मारा नहीं किसी लड़की को, मेरा कहने का मतलब है मैं छेड़ के भागता था उनको, मार कुटाई नहीं की कभी मैंने। क्योंकि एक बार हमारी एक दोस्त हुआ करती थी, माशाल्लाह से उनकी शादी हो गई, अल्लाह उनको खुश रखे। हमारी एक दोस्त हुआ करती थी जो हमारे साथ वैन में जाती थी, उन्होंने एक बार रख के चमाड़ दे दिया था हमें किसी बात पे, पता नहीं हमने कोई गाली वाली बकी हुई है, कुछ किया होगा, तो हम यूँ हो गए थे। लेकिन हमने मारा नहीं था उनको, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हरकतें करता था, मुझे शायद बहुत से डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ थी कि ये जो मैं करूँगा ये गलत हो जाएगा, और वो आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि वो रहे। तो मैं बड़ा केयर फ्री टाइप का आदमी था, किसी को चंपा लड़कों को चंपा मार के भाग गया, लड़कियों को छेड़ के भाग गया, नाम से चिढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त भी बहुत सारे थे जो इस तरह की हरकतें करते थे, और मतलब ये तो हरकतें नहीं करते थे मगर नाम से चढ़ाना और ये करना वो करना। मैं बहुत छोटे कद का था, मतलब मैं अभी मेरी हाइट होगी 5'11" या 6 फीट, बट पहले 9 क्लास तक, पहले क्या 9 क्लास तक मेरी हाइट ऐसी थी कि मैं लाइन में, असेंबली की लाइन में सबसे पहले आगे लगता था। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा था मैं। मेरी दादी मुझे बुना कसाई कहती थी, माशाल्लाह से। तो ये जो
मॉक करने की आदत है ना, ये हमारे ख़ानदान से ही थी। मतलब मैं ख़ानदान को बुरा नहीं बोलूँगा, मतलब वो मोहब्बत में ही बोलते होंगे, वो हम पे प्यार भी बहुत करते थे हमसे, मगर वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते थे कि इससे बच्चे की सोच पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही बात इसी से रिलेट में ये बात कर रहा था कि मेरे दोस्त जो थे वो बहुत इस तरह की हरकतें करते थे। मतलब ये 6 या 7 क्लास तक अगर आप चले आए तो किसी के नाना, हम ये होता है ना लॉन्डो में कि बाप के नाम से लड़का जाना जा रहा है, हैं हम दादू के नाम से जाने जा रहे हैं, और कोई लड़का किसी और के नाम से जा रहा है, कोई किसी के दादा किसी के नाना के नाम से छेड़ा जा रहा है उसको। मुझे ये चीज़, मतलब जाहिर है लड़कों की ये नेचर होती है कि जो गैदरिंग में बोला जा रहा होता है ना वो कूल समझा जा रहा होता है, तो अगर आप उससे अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप अनकूल से हो जाएंगे। लेकिन मुझे हमेशा वो चीज़ ख़राब लगती थी, मुझे लगती थी कि यार नहीं ये थोड़ा कुछ गलत है, ये करेंगे ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता था। और बाहर आगे जाके मुझे ये रियलाइज़ भी हुई चीज़, और जाहिर है अब तो पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैली है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी के पर्सनल या फिजिकल फीचर या किसी पर्सनल ट्रेड पे उसको मॉक नहीं करना चाहिए। वैसे भी मॉक नहीं करना चाहिए, मगर ख़ास तौर से इस चीज़ पे कि अगर कोई हकलाता है, अगर कोई काला है, अगर कोई मोटा है, अगर कोई नाटा है, अगर कोई छोटा है, अगर कोई दुबला है, तो उसको मजाक में भी कहना ना और बाद में बोल देना अबे यार जानी तू तो दोस्त है अपना, तेरे को मोहब्बत में कहते हैं कि ऐसे थोड़ी तेरे जलन थोड़ी है तुझसे, तब भी नहीं। पर उस वक्त ऑब्वियसली मैं ऐसा था, और मैं मानता हूँ कि मैंने उस वक्त, मुझे बुरा ज़रूर लगता था, फिर भी कूल बनने के चक्कर में, मतलब कूल में हम फिर भी सबसे हटके ही थे, मगर हम कभी कभी बोल जाते थे, फिर बुरा लगता था, फिर उसको माफ़ी भी मांग लेते थे उस इंसान से। मैं माफ़ी फ़ौरन मांग लेता हूँ, अगर मेरी गलती हो ना भी हो तो खैर रिजॉल्व करने के लिए मैं मांग लेता हूँ। मगर बात ये थी कि हम बड़े केयरफ्री टाइप के आदमी थे, मगर इन चीज़ों की हमें समझ थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी समझ आने लगी तो समझ आने लगा कि यार लड़कियों से तू तड़ाक नहीं, अदब से बात करनी चाहिए। मतलब आता है हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोमेंट जहाँ उसको रियलाइज होता है कि एक टर्म है बकचोदी, इसके नाम पे ज़िंदगी नहीं चल सकती। कभी भी आप कभी लाइफ में आपको सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस का मतलब ये नहीं कि यूँ बैठ के बात कर रहे हैं और मतलब हाँ वालेकुम सलाम इस तरह बात कर रहे हैं, और मजाक कर रहा है कोई तो यार बड़ा हो जा, नहीं, इस तरह की बात नहीं, ये जहालत है। मैं अभी भी अपने दोस्तों में मस्त मगन मौला आदमी हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मजाक करो, बैठो सही, चिल करो, लेकिन मजाक वो ना करो जिससे किसी के दिल पे लग जाए बात। मेरे दांत अभी आपका देख रहे हैं तो सीधे हैं, मगर ये बहुत बड़ी वजह शायद, हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये उनका कोई कमाल नहीं है। मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया था इस वजह से कि मेरे दांत को टेढ़ा बोला जाता था, मुझे ड्रैक्युला बोला जाता था। एक कॉलेज के टाइम तक मुझे एक दोस्त ड्रैकुला बोलता था। बस फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि मुझे आगे बढ़ना है एक्टिंग करियर में, और मुझे बस इनको सीधा कराना है। ये मसला है मेरे दिमाग का, मेरे अंदर का मसला है, मेरे अंदर एक फॉल्ट है, तो बस मैंने फिर करा लिया सीधे। हाँ मैं अभी भी खुश हूँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि फिर मैंने देखा आगे जाके कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इन सब के दांत टेढ़े हैं, शाहिद कपूर के दांत टेढ़े हैं, मगर उसको शायद दोस्त अच्छे मिले होंगे, या मैं ये नहीं बोलता कि मेरे दोस्त खराब हैं, मगर बहुत से लोग इस चीज़ का डिफरेंस नहीं जानते कि मजाक उड़ाना और मजाक करने में क्या फ़र्क है। बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रीच नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं मतलब किस तरह समझाऊं कि अपन दोनों भाई हैं, सही है, और भाई के नाते मेरा मशवरा ये है आप लोगों से कि यार एक पॉइंट आते हैं जहाँ आप समझ जाते हो ना, आप बोलते हो कि यार नहीं, हाँ मजाक, हंसी मजाक होगा, साले तुम अपने जोक्स इतने अच्छे कर लो कि तुम किसी को मॉक ना कर रहे हो तब भी उस बंदे को हंसी आए। क्लीन कॉमेडी में गाली गलौज। अब इंडियन कॉमेडी लोगों को क्यों नहीं पसंद आती? वो इसीलिए पसंद नहीं आती क्योंकि इतनी गाली गलौज बढ़ गया है, इतना गाली गलौज बढ़ गया, उसके अलावा उनको जोक मारने नहीं आते। और उमर शरीफ बादशाह क्यों था? क्योंकि वो बिना गाली के कॉमेडी करता था। कपिल शर्मा पे लोग आज भी हंसते हैं कि वो बिना गाली के कॉमेडी करता है। तो आप बिना किसी की इनसिक्योरिटीज को खोद के निकालने के बजाय कॉमेडी करिए, तो लोगों को मज़ा भी आएगा। तो धीरे धीरे मैं सीखता गया ये चीज़ें। हमें मोहब्बत समझ में नहीं आती थी, मुझे लगता था कि यार क्या प्यार मोहब्बत क्या है, क्या बकवास है। पर फिर एक मौका ऐसा भी आया,
फिर एक मौका ऐसा भी आया कि हमें मोहब्बत भी हुई। मतलब मोहब्बत कहूँगा यार, क्या बचकानापन कहूँगा, कुछ भी कहूँगा, पर हुआ। तो धीरे धीरे ये एक फेज भी समझ में आने लगा जिंदगी के। और फिर सोचने लगा भाई क्या आगे क्या होगा, आगे क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, क्या बनेंगे। उसके बाद अब जाहिर है हर इंसान, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको धक्का लगने के बाद पता चलता है कि अबे अबे आगे भी कुछ करना है बेटा, अभी कुछ करना है ताकि आगे कुछ बने। तो हम उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगे। खैर वो लड़कपन के दिन थे, वो चले गए। मतलब मैं अभी ना आप लोगों को अगर बताऊंगा भी ना तो ये सरफेस लेवल पे चीज़ें होंगी। कभी एक ऐसा पॉडकास्ट भी भाई का आएगा जिसमें भाई मोहब्बत की बात करेगा, और मोहब्बत की डेप्थ क्या होती है ना, फिर भाई ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो अपन उसके बारे में बात करेगा, और इंशाल्लाह अपना एक ऐसा दोस्त भी साथ बिठाएगा जो उसके बारे में और इन डेप्थ एनालिसिस करे कि मोहब्बत क्या चीज़ है, क्या करनी चाहिए। भाई मेरे हिसाब से मोहब्बत ये है कि अगर कोई लड़की तुझे ना कह दे, या चल ना भी ना कहे, मैं कह रहा हूँ तेरे साथ हो उसके साथ, उसके बाद आपका रिलेशन ख़त्म हो जाए, आपका जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो जाए, तो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। मतलब हाँ, आपको दोबारा मोहब्बत हो सकती है। ये चीज़ जो राहुल भाई कह के चले गए ना कि हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार एक बार होता है, शादी भी एक बार होती है, वो झूठ था। ये सब डायलॉग सुनने में अच्छे लगते हैं। ये एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और, हट, कोई ताकत कुछ और नहीं होती। एक तरफा प्यार भी वैसा ही होता है जैसा दो तरफा प्यार होता है। बस एक तरफा में ये होता है कि सारे इनपुट आपको ही डालना पड़ता है, तो आपकी फटके हाथ में आ जाती है। अदरवाइज सब कुछ जो है ना सरफेस लेवल पे अगर देखा जाए तो ये डायलॉग बकवास था। और अगर एक अच्छा और प्रॉपर फैन इस चीज़ को एनालिसिस करे ना, इस चीज़ का एनालिसिस करे, तो राहुल भाई को उस फिल्म में ही पता चल गया था कि उनकी थ्योरी गलत थी। तो ये बेसिकली एक आयरनी दिखाई दी राहुल की कि वो ये चीज़ पे बिलीव करता है, पर उसको बाद में एहसास होता है कि प्यार भी दोबारा हो सकता है और शादी भी दोबारा हो सकती है। तो हमारा भी यही टेक है कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो डोंट विश बैड फॉर देम, डोंट क्रिटिसाइज देम, और डोंट कर्ज देम कि आपकी ज़िंदगी कभी अच्छी ना हो, आप जिसके साथ रहें खुश ना रहें। उनको बस दुआ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये चीज़ मैंने बचपन से ही मतलब बचपन से ही मेरे दिमाग में थी। ये ऐसा कुछ नहीं था कि पहले मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि यार नहीं मैं बद्दुआ दे दूंगा, या मैं जो हूँ वो साला मर जाए, मेरे साथ क्यों नहीं रही, और मुझे हाँ क्यों नहीं बोला और ये क्यों नहीं किया। नहीं, मैं हमेशा से ये था कि यार सही है, पूरी कोशिश करो हासिल करने की, मोहब्बत करने की पूरी कोशिश करो। हासिल तो वो खुद ही हो जाएगी जब आप, अगर वो आपके लायक होगी, आप उसके आप काबिल होगी, आपके नसीब में होगी। पर अगर ना हो तो वो दी एंड नहीं है दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। तुझे पता था ये आने वाला है, तुझे पता था, हाँ तू तो सही बात कर रहा हूँ, तुझे पता था ये आने वाला है, लेकिन फिर भी तूने वेट किया कि मैं ये मारूं। आई लव यू फॉर दैट। तो मोहब्बत चली गई, गुजर गई, पता चलने लगा चीज़ों का। एक सेकंड को ये भी देखना पड़ेगा कि बैटरी कितनी है, अभी भी है 7% के बाद दोबारा करनी पड़ेगी। खैर, तो इन चीज़ों का भी अंदाज़ा होने लगा कि अगर मोहब्बत ख़त्म भी हो जाए तो उस इंसान की एक मखसूस जगह हमेशा रहती है दिल के अंदर। हाँ, आप उसको इस कदर दबा के अंदर रख देते हो कि फिर कोई दूसरा बंदा जब आता है ना तो वो फड़क के बाहर नहीं आती। अगर वो फड़क के बाहर आती है तो इसका मतलब यही है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या आपको अभी और टाइम लगेगा, आप रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। मगर हाँ, जो सामने वाला बंदा आपकी ज़िंदगी में आए उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो एक इंसान था मेरे पास में और उसका एक हिस्सा रहेगा ज़िंदगी में, मगर तुम उसके ऊपर हो, और तुम जाहिर सी बात है तुम मेरे लिए हो, मेरे लाइफ पार्टनर हो, या इंशाल्लाह बनोगे। तो तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी जगह वो नहीं ले सकेगी कभी, या नहीं ले सकेगा कभी। मगर एक हाँ, वो मेरी एक ज़िंदगी का पार्ट था। तो एक ज़िंदगी का पार्ट, जब भी कोई एक 2 क्लास में भी आपका कोई दोस्त होता है, उसकी एक ज़िंदगी का पार्ट आपके दिल में रह जाता है, वो एक पार्ट बन जाता है आपकी ज़िंदगी का। तो ये अपने पर्टिकुलर अदर को बताना बहुत ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट अदर को बोल दिया पर्टिकुलर अदर, खैर, तो ये बताना उनको बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं मैं वक्त के साथ साथ सीखता गया। पहले तो हमें यही हुआ कि भाई जब पहले तो जो है ना वो जो क्ले में बनाया हुआ जो पहला शेप होता है ना किसी भी मुजस्समे का, वो बहुत ख़राब होता है। फिर उसको कार्व किया जाता है ना,
तो ये जो जिस पेन से उसको कार्व किया जाता है ना, वो पेन आपका एक्सपीरियंस है। तो उसी एक्सपीरियंस के पेन ने हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताई कि देखो बच्चा एंड में वही होगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा और जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। खुदा मुझे ये बताता गया कि भाई मुस्लिम, ऐसा है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। सिंपल सी बात। मुस्लिम, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह, मैं मांग तो रहा हूं। नहीं बेटा, जो तरीका बताया वैसे मांगो, तो और बेटर चांसेस है देने के। ये नहीं ज़रूरी है कि, और मैं पहले वो तरीका बता देता हूँ। नमाज पढ़ो, नमाज में मांगो तो मैं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़े उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, उनकी भी दुआएं कबूल हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह तो सबका है। पर उसने एक तरीका बताया हुआ है कि तुम बताओ, तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मैंने बोला ठीक है अल्लाह मियाँ, ऐसे मांगेंगे इंशाल्लाह। बैठे, दुआएं की, तुम मांगो और मेहनत करो, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है अल्लाह मियाँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपसे दुआ मांगूंगा, प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा, प्लीज़ दे दें। तुम मांगो, तुम मेहनत करो, अगर तब भी मैंने तुम्हें वो नहीं दिया तो तुम सोच लो वो कितना खराब है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। और इसका मतलब ये है कि अगर तुमने मांगा और मेहनत की और मैंने तुम्हें नहीं दिया तो वो कितना बुरा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, वो कितना बेहतर नहीं है तुम्हारी लाइफ के लिए। मतलब वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, तबाही मचा देगा तुम्हारी ज़िंदगी में वो। हाँ, वो इंसान बहुत अच्छा हो सकता है, वो इंसान दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बस तुम्हारे लिए वो बेहतर नहीं है। तो फिर तुम ये मांगो कि अल्लाह मियाँ, फिर जो तूने सोचा ना मेरे लिए, तो वो दे मुझे, मैं वेट करूंगा और मेरे अंदर सब्र पैदा कर। तो वो जो मुजस्सिमे का क्या कहते हैं उसको, पेन था ना एक्सपीरियंस का, उसने इस मुजस्समे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ा, थोड़ी सी इसमें जो है ना फ्लेयर आई, और वो समझने लगा इन चीज़ों को कि भैया हाथ फैलाना है तो उसी के आगे फैलाना है। सही है। अब तो माशाल्लाह से, मतलब कहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ हो। अगर आप इस फेज़ में पहुँच चुके हैं कि आप कमा सकते हैं तो आप कमाइए। अब हाथ पैर चलाएंगे तो आपको पता चलेगा, मजदूरी के 2000 रुपये भी मिलते हैं ना, तो उन 2000 रुपये की कीमत क्या होती है। और ये हमें अब पता चला, तो ये अब फेस खुल रहा है लफ्ज़ से आगे मेहनत का, कि कॉलेज के 2 साल तक, कॉलेज के 2 साल, अबे हट, यूनिवर्सिटी के 1.5 साल तक हमने कुछ कमाया नहीं था। मतलब कमाया था, हाँ, वो एक प्रोजेक्ट था हल्का फुल्का सा, 5-6 हज़ार रुपये का किया होगा कभी। वो मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब ही थी, वो भी जून जुलाई में की होगी। कॉलेज से जब निकल गए थे उसके बाद हमारी पहली कमाई जो थी वो थी कि हमें किसी के लिए कुछ शूट करना था वीकली बेसिस पे। मैं और मेरे 2 दोस्त थे। उस दिन हमने पहली मरतबा कुछ निकल के काम किया था, मगर फिर भी पीछे बाप का सपोर्ट था, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह रहे। मगर क्योंकि हमारे अब्बा अम्मा तो ये होते हैं ना, बेटा हम तो हैं तुम्हारे लिए हमेशा, मगर फिर भी तुम खुद कब खड़े होगे, मतलब खुद तुम्हारे अंदर वो हिस्स कब जागेगी। तो जब इंसान खुद निकलता है ना बाहर, तो उसको पता चलता है कि वो जो इंसान 2 वक्त की रोटी मांग रहा है ना तुमसे पैसे के बजाय, वो 2 वक्त की रोटी क्यों मांग रहा है। हम निकले बाहर, हम निकले तो हमें पता चला ये दुनिया तुम्हें पटखेगी, ये दुनिया तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं है, ये तुम्हें जानते नहीं है, तुम्हें सिर्फ तुमसे काम निकलवाएगी। मतलब वो अपनी जगह गलत भी नहीं है, वो तुमसे काम निकलवाएगी और तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें बाप से गाड़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम कभी कभी ऐसा होगा तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी, तुम्हें चिंची में जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा। कभी कभी रात के 12:30 बजे निकल के तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मीटिंग में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि तुम रुकना नहीं जानते, तुम करोगे। और यही हमने सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से। मगर ये तो कोई जॉब नहीं थी, हमें पता तब चला जब हम अब ऐसा पहली बार हो रहा है। वैसे मैं कभी ज़िंदगी में बात कर रहा हूँ इस तरह। अगर ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़िंदगी को तो आप समअप कर ही नहीं सकते ना। तो उसको मैं, आप ये समझिए कि इस आधे घंटे में मैं पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बता रहा हूँ, और वो भी सतह पर, सिर्फ सरफेस लेवल पर। उसके बारे में भी आपको जिस टॉपिक के बारे में जानना होगा ना कि यार इस टॉपिक को खुल के बताओ, तो यकीन जानिए उस पर मैं सफ़े लिख सकता हूँ।
तो आप मुझे बताइएगा, और कोई इसमें से एक डायलॉग आपको अच्छा लग जाए ना तो उसको पिन ज़रूर करना नीचे, मतलब कमेंट करके बता देना कि ये जो आपका डायलॉग था ना, ये पर्टिकुलर डायलॉग ये बड़ा मज़ेदार, क्योंकि आपके बाद डायलॉग फेंकता रहता है, तो उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि आने वाले लोग भी जो है ना उनको भी ये चीज़ें देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो खैर मैं ये कह रहा था कि जब 1.5 साल हुआ यूनिवर्सिटी का, तो हमने सोचा कि हमारे लड़कपन के दिन चले गए, अब हमारे पास है डिसीजन की घड़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आ गए थे थिएटर वाले, उन्होंने बोला कि भाई हम थिएटर बना रहे हैं और 6 महीने का प्रोजेक्ट होगा ये, और ऑडिशन लिए उन्होंने और हम सेलेक्ट हो गए। हमें पता नहीं क्या करें, हमने पता नहीं क्या मतलब, हमने ऑब्वियसली पहला रिएक्शन था कि हाँ जाहिर सी बात है करूँगा, बने इसके लिए हूँ, मगर सीरियसली मतलब लेता था, मगर फिल्म मेकिंग पढ़ रहा हूँ मैं जैबिस से, तो मेरा ये था कि हाँ फिल्म मेकिंग तो साथ साथ कर ही रहा हूँ ना, करनी पड़ेगी, उसका भी शौक है, और एक्टिंग भी कर लेंगे। मगर तब आई फैसले की घड़ी, उन्होंने बोला 6 महीने का प्रोजेक्ट है और रोज़ रिहर्सल्स होंगे, तो आप यूनिवर्सिटी का क्या सीन है। तो मैंने यूनिवर्सिटी वाले से पूछा, तो उन्होंने बोला था यार या तो आप ये कर लें या ये कर लें, मतलब उनका ये डिसीजन नहीं था, मगर बेसिकली इम्पॉसिबल था, मुझे दोनों में से कोई एक ही चूज़ करना था, क्योंकि वो रोज़ 10 घंटे रिहर्सल होती थी, तो यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स में तो हो ही नहीं सकता था ना, पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने बोला बस 6 महीने की बात है, आप एक फ्रीज करा ले सेमेस्टर। बहुत दोस्तों से पूछा, कई दोस्तों ने ये भी बोला कि यार पागल है तू, ये हो जाएगा, तू पीछे हो जाएगा उन लोगों से, कभी भी फ्रीज नहीं कराना, ये नहीं कराना भाई, साथ साथ लेट ग्रेजुएट नहीं हो, साथ ग्रेजुएट हो, साथ ग्रेजुएट हो। हमने बोला यार मुस्लिम, हाँ लगी, क्योंकि इमाम अली का कौल है कि सोबत का असर आप पे आता ही आता है। तो एक इंसान जो बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पीता होगा ना, और वो रोज़ उन लोगों में बैठ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो चक मार ही लेगा, तो इन्फ्लुएंस तो आती है। तो मैं अपने उसमें सर्टेन था कि मैं ले सकता हूँ, मगर घर वालों का प्रेशर और फिर दोस्तों का प्रेशर कि जानी नहीं लियो, बड़ा मुश्किल होता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मैंने बोला यार, मैं इन्फ्लुएंस हो रहा था, फिर मैंने एक दिन एक फैसला लिया, मैंने बोला देख 6 महीने बाद मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाके ज्वाइन कर सकता हूँ, पर शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास दोबारा चल के कभी नहीं आएगी। मैंने बोला बस ले लिया गैप ईयर, कुछ नहीं करना, 6 महीने ले लिए, 6 महीने नहीं आएंगे, मतलब ये सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर पूरा करके 4th सेमेस्टर फ्रीज कराया और हम चल दिए अपने सफ़र में। एंड ट्रस्ट मी, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, 24 साल ज़िंदगी में अगर वो मैं अपना आपका बेस्ट एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ और मोमेंट्स बोल रहा हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत माशाल्लाह से ऐसे मौके आए जो बेस्ट थे, पर वो उसे बीट नहीं कर सकता। मैंने ज़िंदगी जी है उन 6 महीनों में, मैंने जाना है कि मुझे करना क्या है। जब मैं थिएटर कर रहा था, मेन रोल माशाल्लाह से मुझे मिल गया था, और जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था और वो 500 लोग जो वहाँ बैठे थे अनजान, उनमें से एक शख्स मुझे नहीं जानता था, और सबके सब खड़े होके जब मेरे लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे के ताली बजाई थी ना, उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यही करना है। अब कुछ भी हो जाए, किसी के जूते घिसने पड़े, मैं ये करूँगा, मैं करूँगा ये। और आपको कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए काम मांगते वक्त। कौन देख रहा है आपको? कोई देख रहा है? अगर कोई देख भी रहा है तो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, उसकी ज़ात पे तो कोई असर नहीं पड़ना, तो आपको शर्माना कभी भी नहीं है। मैं आपको ये एक लेसन दे रहा हूँ कि आपको शर्माना कभी भी नहीं है काम मांगते वक्त, क्योंकि वो मांगना आपके लिए काम ही आएगा। तो हमने वो किया, उसके बाद तो हमें पता चल गया कि भाई हमें यही करना है। अब जब हम वापस यूनिवर्सिटी गए, खैर उसके ये थिएटर वाले टॉपिक के बारे में तफसील से बात होगी। हम वहाँ से वापस आए तो हमें पता चला कि भाई यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे हैं कि आप 4th सेमेस्टर आपने किया नहीं है, तो 5th के हम आपको कोई कोर्स दे नहीं सकते, तो आप 1 साल पूरा ही गैप ले लें ताकि आप अगले साल के 4th से ज्वाइन हो जाएं। हमने बोले तो लग गए हमारे, अब तो कोई थिएटर नहीं मिल सकता। अब मतलब ढूंढ रहा था, लेकिन उस वक्त थिएटर हो नहीं रहे थे, अब मैं क्या करता। तो हमने एक जॉब पकड़ ली। अब जब हम ख्वाबों की दुनिया से, क्योंकि थिएटर भले बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है, मगर वो मेरे ख्वाब का काम था, मुझे बहुत पसंद है वो करना। लोग कहते हैं कि आप ख्वाब के पीछे, अपने ख्वाब से रिलेटेड काम कर रहे होंगे ना, तो आपको कभी काम नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगता, मगर एक पॉइंट पे जाके मोनोटोनस हो जाता है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर जब हम वहाँ से निकले, हमने एक सोचा कि यार अब पैसे तो कमाने, क्योंकि अब पैसे की लत लग गई। उससे माशाल्लाह से मुझे पैसे मिले थे थिएटर से, तो मैंने बोला था अब खाली हाथ नहीं रहना है। और यकीन जानिए, वो दिन है और आज का दिन है, मुझे उलझन होने लगती है जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ ना। मुझे उलझन होने लगती है जब मैं पैसे, मतलब ऑब्वियसली पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है,
जब मैं नहीं कमा रहा होता हूँ ना, या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा होता हूँ, मुझे उलझन होने लगती है। मैं बोलता हूँ नहीं, आई नीड टू गेट अप एंड डू समथिंग। और माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ ने आज तक हाथ खाली नहीं रखा है, क्योंकि मैं मांगता रहा उससे। मैं बोला अब मेरा आपका नाता बन चुका है, बहुत भटक लिया, अब बस आपसे मांगना है और मेहनत करनी है, और आप देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप बेहतरीन सोचते हैं, आपसे अच्छा कोई सोच नहीं सकता हमारे बारे में। तो भाई हम लग गए, हमने बोला कि अब दोबारा पैसा कमाना है। कॉल सेंटर में जॉब कर ली। हमारा दोस्त था, वो बहुत अच्छा दोस्त है अभी भी मेरा, और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ ये काम है भाई, ये सिंपल सा काम है, तुम्हें ट्रेन वेन कर देंगे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं आता भाई, कह रहे हैं आपको ट्रेन वेन कर देंगे, आप कर लेना। तो हमने वहाँ काम किया 9 घंटे साला, 6 दिन काम कराते थे और 1 दिन छुट्टी देते थे। और वो दिन भी छुट्टी भी कैसी कि रात को आओगे, सुबह सुबह लेट उठोगे, पूरा आधा दिन जाया हो जाएगा, फिर उसके बाद जल्दी सोना है क्योंकि सुबह दोबारा जाना है ऑफिस। हट, कौन सी लाइफ है? मतलब नो ऑफेंस टू दोस्त जो काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से करते रहो, क्योंकि आपका जिंदगी का पर्पस कुछ और होगा। मेरी जिंदगी का पर्पस 9 घंटे कस्टमर सर्विस करना नहीं है कि भाई आपकी कोई मदद है तो मैं कर दूं। मतलब मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं है, और लोगों की जिंदगी का हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये जानता हूं कि अगर मजबूरी हुई तो मैं काम जरूर करूंगा। और वो उस वक्त मेरी मजबूरी नहीं थी, मगर मेरा ये था कि मुझे पैसे कमाने सिंपली, और मुझे अच्छे पैसे उसके मिल लेते, तो आई वाज लाइक चलो कर लेते हैं। और ये भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कॉर्पोरेट लाइफ का कि क्या होती है लाइफ इस तरह की, क्योंकि मैंने कभी भी कोई डेस्क जॉब की नहीं थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की कोई जॉब कर रहा था। आई वाज लाइक चलो करते हैं, देखते हैं यार, एक्सपीरियंस आएगा, मजा आएगा, फ्री है ना, इंशाल्लाह करते हैं। तो जब हमने करना शुरू की, इतनी मेहनत की, तो 2 महीने बाद साला हमें पता चला कि वो पैसे जो है ना वो अभी भी कट के आ रहे हैं। चलो पहले महीने के तो चलो कटो, क्योंकि उसमें हमें ट्रेन किया, सिखाया विखाया। दूसरे महीने के जब कट के आए ना, और बहुत कटे, मतलब समझो आधे आधे मिले बिल्कुल ही आधे। तो मैंने बोला यार नहीं, ये साला ज्यादती है। अगर मैं अपना दिमाग और ज़मीर मार के काम कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, और वही एक चीज़ जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ मुझे ना मिल रही हो, मतलब रत्ती बराबर मिल रही हो, तो मैं क्यों करूँगा वो काम। खैर अब तो मैं जॉब छोड़ी थी। मेरा क्या है, 40,000 रुपये की बात हुई थी और 20,000 रुपये मिल रहे थे मुझे मतलब 2 महीने मुझे 20,000 रुपये मिले थे, और मेरा आने जाने का किराया जो था ना, पूरे दिन का आने पर जाने का, वो 7-8 हज़ार बच रहा था। तो अगर उसको माइनस कर दो तो 13,000 रुपये के लिए मैं 9 घंटे 6 दिन काम कर रहा था। हट, ऐसे काम करना ही नहीं है। तो हमने वो छोड़ी। और हमारे अब्बा का हमेशा मतलब मेरे अब्बा की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पहले नहीं थी, क्योंकि पहले मेरा बड़ा भाई यहाँ पे था, और मेरा बड़ा भाई बड़ा क्लोज था अब्बा से, आज भी है यकीनन, मगर मेरी कम होती थी अब्बा से इंटरेक्शन। मगर उसके जाने के बाद मैं ही घर का बड़ा बन गया, तो अनफॉर्चुनेटली तो मेरी अब्बा से इंटरेक्शन बहुत अच्छी लेवल पे होने लगी। कभी स्पिरिचुअल लेवल पे भी होती थी, कोई बहुत बार प्रोफेशनल लेवल पे भी होती थी। तो मैंने उनसे मशवरा किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दे, कल नहीं जा। बीमार पड़ गया था मैं, उसके बाद अब्बा ने बोला मैं नहीं जा, तू बस नहीं जा, हम संभाल लेंगे, तो कमी है तुझे किसी चीज़ की। मैं बोला यार क्या तो आप ठीक रहे, मगर नहीं जाते, चलो नहीं गए, छोड़ दिया उसके बाद अपना जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो दोस्त वोस्त नहीं बन रहे थे। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि यार दोस्त जो होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, हर दोस्त वक्ती है। जी मैं आपसे भी बोल रहा हूँ जो आप मेरे बहुत अजीज दोस्त ये देख रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ज़िंदगी आगे बढ़ती है। मुझे बहुत टाइम लगा ये सोचने में, ये समझने में कि ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, दोस्तों की अलग लाइफ हो जाती है। हाँ, वो आपको हालचाल पूछते हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहे, ठीक है। रोज़ के मर्रा पे नहीं जान सकते आप उन्हें, या हफ्ते दर हफ्ते वो आपसे नहीं मिल पाएंगे, पर हाँ एट द एंड दोस्त वक्ती होते हैं। और आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हमें टाइम लगा इस चीज़ में भी। यूनिवर्सिटी के उस टाइम पे आके मैंने बोला कि हाँ यार अब मुझे इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि जब मैं दूसरे उस पर आया ना, जब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया और 4th सेमेस्टर स्टार्ट किया, तो बिल्कुल ही नए लोग थे, बिल्कुल ही नए अजीब क्लास में, कभी उनमें फिट इन हो ही नहीं पाया। वो मेरे मकसद के लोग भी नहीं थे, और मुझे बड़ी वो फील आती थी कि यार अब कोई दोस्त ही नहीं बचा। पुराने जो थे वो मेरे आज भी दोस्त हैं माशाल्लाह से, जो मतलब मेरे 2 साल से मेरे साथ थे यूनिवर्सिटी में, और उन्हीं के साथ वो मिल जाता था कभी, तो मैं घूम लेता था उनके साथ। मगर मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यार एट द एंड आप खुद ही हैं,
आपको अपनी कंपनी इतनी अच्छी इंजॉय करनी पड़ेगी, कभी कोई ना हो ना तो आपको ऐसा फील ना हो कि यार क्या है मेरी ज़िंदगी का मकसद, क्यों हूँ मैं ऐसा, क्या मुझे मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करो और जो भी आपके नए लोग हैं उनमें कोशिश करो जेल होने की। मतलब मैंने की तो वो बेसिकली मेरे टाइप के लोग नहीं थे, बट उसके बाद मुझे मिले अपने टाइप के लोग। मतलब आज मैं जो हूँ, मेरा 4th ईयर लास्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो मुझे मिले अपने टाइप के लोग और मैं एक कंफर्टेबल स्पेस में हूँ अब, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को एंजॉय करता हूँ। मैंने ये सीखा और ऑब्वियसली ये भी एक पार्ट है ज़िंदगी का। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार तुमने अपना वेस्ट किया है साल, अपना वेस्ट किया है साल, वेस्ट किया है साल। अम्मा अब्बा भी बोलते हैं, कभी कभी ताना मार रहा होता है ना तो बोलते हैं तुमने अपना साल वेस्ट किया। मैं बोलता हूँ अम्मी मैंने कभी भी साल वेस्ट नहीं किया अपना। जो एक्सपीरियंस मैंने इस साल में कमाया है ना, वो शायद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं कमा पाता। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि नहीं कमा पाता, क्योंकि मैंने लिटरली दोबारा एक मुस्लिम 2.0 का जन्म हुआ है उस साल के ब्रेक के ज़रिए, लिटरली। क्योंकि मैंने ज़िंदगी के बारे में सीखा है, मैं कॉर्पोरेट जॉब की, मैंने अपने ख्वाब के एक कदम आगे आया, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी जो मैं नहीं सीख पाता अगर मैं वही साल कर रहा होता। और मुझे लिटरली एडिट का कट लगाना नहीं आता था। और उसके बाद जब मैंने गैप लिया ना, तो फिर मैंने सीखा कि बेटा यहाँ स्टैंड करते हो तुम। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीखते हो इन चीज़ों से। और मैंने अपने दोस्त को एक बात बोली, मतलब मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर की थी चीज़, तो उस पर भी मेरे दोस्त ने ही बोली थी। जैसे लोग आपको यकीनन बोलते हैं ना कि कटेगा तेरा, कटेगा कटेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने अपने दोस्त को एक बात बोली कि भाई, वो उसने बोला तेरे साथ भी यही होगा, इस तरह का वो होगा, ये होगा। मैं बोला अगर हमारी ज़िंदगी अलग है तो हमारा अंजाम एक कैसे हो सकता है। एक्सपीरियंसेस तुम्हारे अलग है, मेरे अलग हैं, और मैं इंशाल्लाह अपना अंजाम को और बेहतर करूँगा। हो सकता है मेरा ना कटे, कटा है, लेकिन फिर भी हो सकता है आप जहाँ मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया आप हो जाएं। तो आप दूसरे को इनकरेज कीजिए कि तुम इंशाल्लाह यहाँ पे सक्सेसफुल होगे, और यकीनन होगे। तो बात बताने का मकसद सिर्फ यही था कि लोग आपको बोलते रहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, और मैंने ये करके देखा है तुम ये नहीं कर सकते, मैंने वो करके देखा है तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं कर सका, क्योंकि मैं उस चीज़ में फेल हो गया। तो कभी भी किसी को ये नहीं बोलना कि यार जानी ये मैं कर चुका हूँ, इसमें कुछ नहीं रखा। उनको भी वो एक्सपीरियंस लेने दो। नहीं, जाहिर है, लेकिन अगर तुम्हें ये पता हो कि एक गड्ढे में कूद के तुम्हारी मौत हो जानी क्योंकि वहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह हैं या कुछ मकड़ियाँ वकड़ियाँ या सांप वगैरह हैं, तो ऑब्वियसली तुम उनको वहाँ से रोकोगे। मगर अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे दो राहें निकल सकती हैं, या तो आप जीत सकते हैं या आप हार सकते हैं, तो उनको ट्राई करने से कभी मत रोकना। ये मेरे दोस्तों के लिए मशवरा भी है, उन अनजान लोगों के लिए मशवरा भी है जो ये लोग देख रहे हैं कि भाई, मैं समझता हूँ, मैं ऑब्वियसली मैंने दोबारा ये बात बोलूँगा कि जब ज़िंदगियाँ अलग है तो एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे और रिजल्ट्स भी अलग होंगे। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं जो हूँ मतलब अब मुझे पता चल गया कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं वो हर कोशिश करूँगा और वो हर मेहनत करूँगा, हर जगह हर दरवाज़ा खटखटाऊँगा और गिड़गिड़ाऊँगा खुदा के सामने कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। मेरे हक में बेहतर होगी, मुझे मिलेगी, नहीं होगी तो मुझे सीख मिलेगी। हारूंगा नहीं कभी मैं। इंसान या तो सीखता है या जीतता है, हारता कभी नहीं है। तो कभी भी किसी को ये चीज़ नहीं बोलना कि अगर वो किसी चीज़ में फेल भी हो जाए तो उसको डिमोटिवेट ना करना कि आइंदा इस तरह की चीज़ ना करो। यही होती है प्रोग्रेसिव ग्रोथ, या मैं बोलूँगा प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। कि आपको कोई एक्सपीरियंस मिला, उससे आप प्रोग्रेसिव सोच के हामिल मालिक हो गए, कि आपने ये सोचा कि भाई मुझे ये चीज़ मिल गई, अब मुझे पता है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और रिग्रेसिव एक्सपीरियंस जो होता है वो ये होता है कि अप्रोच, मैं बोलूँगा रिग्रेसिव अप्रोच और पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव अप्रोच में ये फ़र्क है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस आए और उसके बाद बोलो अब तो ये नहीं करना, अब तो ये कभी भी नहीं करना। कि मतलब एक मोहब्बत में फ़ेल हो गए, सबसे ज़्यादा यूथ का इशू ये आता है कि मोहब्बत में फ़ेल हो गए, तो आपने बोला कि यार अब तो मोहब्बत नहीं करनी, अब एक बार हो गई मोहब्बत, चीज़ ही ख़राब है। अबे भाई नहीं, मोहब्बत चीज़ ख़राब नहीं है, आपका वो एक्सपीरियंस ख़राब था, सही है। आपको उस चीज़ से एक्सपीरियंस मतलब आपका अच्छा नहीं रहा, वो इंसान अच्छा नहीं रहा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा। आपको खुदा को कुछ सिखाना था, खुदा को आपको कुछ सिखाना था, और वो इसी तरह सिखाना था। तो अब ना भैया ऐसा सीन हो गया कि ज़िंदगी को हम एक्सपीरियंस की दुकान मानते हैं।
कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ बेहतरीन हुआ, इसी तरह होना था। जो गलतियां हुई, जो गुनाह हुए, उनकी बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं और मांगता हूँ, मांगनी चाहिए, मांगता रहूँगा इंशाल्लाह। कम से कम गुनाह करूँगा, कोशिश करूँगा कि कम से कम करूँ। तो एक्सपीरियंस अगर आपको एक चीज़ का मिल रहा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे आप सीख रहे हैं। इससे आप मतलब ऑब्वियसली अगर आपने कोई भी चीज़ कर दी है तो आप उसको आप दोबारा तो ला नहीं सकते। अगर बंदा जो व्हाट इफ सिनेरियो में चले जाता ना, यार इस तरह होता या मैं ये कर देता या थोड़ा सा और ये कर लेता, नहीं, गुजर गया, गुजर गया। जो आप कर सकते थे या जो आपने कर दिया वो सब आपने कर दिया। अब आप उसको नहीं बदल सकते तो उसको बार बार सोच के अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को मत बर्बाद करो। क्योंकि कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, नहीं मजाक करो, मैंने इस तरह की कभी सोच नहीं रखी। मतलब हाँ, मैं ये व्हाट इफ सिनेरियो में एक फंसा भी था, मगर मैंने खुद को निकाला ही खुद ही की मदद से है कि मैंने चीज़ सोची, जो चीज़ पे आपका इख्तियार है ही नहीं, जो चीज़ एक हो गई, उससे क्या उसका दोबारा सोच के जो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको खो दूंगा इस चीज़ से मैं। तो बस मैंने वो सोच ख़त्म कर दी और अब तब के बाद से मेरी प्रोग्रेसिव अप्रोच है चीज़ों को लेके कि मैं आज जो हूँ, आज जिस सोच का मालिक हूँ माशाल्लाह से, वो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से ही हूँ कि मैंने उनसे सीखा और आगे बढ़ा, रुका नहीं। तो ये लोगों का जो है ना, ये कहना आपको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि आपको उनको और मोटिवेट करना चाहिए कि जानी तुम ये जो इस तरह की सोच रख रहे हो ना, शायद कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे लोगों ने तुम्हें रोका होगा, तो आज तुम हमें रोक रहे हो। क्योंकि इंसान वही ना, वो अडेप्ट कर लेता है चीज़ें कि शायद यही सही है। तो मुझे सही जो लगता है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी इंसान को इस तरह नहीं रोको कि मैं ये कर चुका हूँ, ये चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ी तो तुम भी नहीं करना। बोलो यस, करो वो चीज़। जो गलतियां हमने की हम तुम्हें वो बता देते हैं, शायद तुम्हें वो काम आए और उससे तुम और सक्सेस की तरफ चल जाओ, मगर रोकना नहीं कभी उनको। तो ये जो जिंदगी का पूरा चैप्टर मैं आज खोल रहा हूँ आपके साथ, वो इसलिए खोल रहा हूँ कि 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। उन्होंने खुदकुशी की थी, मगर बहरहाल उनकी डेथ से मुझे ये चीज़ हुई कि बहुत मैं डिप्रेशन में तो नहीं गया था, मगर बहुत एक सैडनेस का शिकार हो गया था। बहुत एक डिप्रेस्ड वाइब आ गई थी हर जगह चारों तरफ, क्योंकि मैं सोचने लगा था यार जिंदगी का फिर क्या मकसद है। मतलब आप या तो इतनी छोटी है जिंदगी कि आपको सब कुछ मिल भी जाए तब भी मोर देन इनफ होता ही नहीं है, कभी इनफ होता ही नहीं है, मोर देन इनफ तो दूर की बात। तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट किया था उसने मेरी ज़िंदगी में। और उस टाइम मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा था, मतलब आई वॉज क्लोज टू मेकिंग अ चैनल। और परसों सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई। लेकिन इस डेथ ने मुझे पहले उस दिन तो इम्पैक्ट किया कि यार मैं ये सोचा मैंने कि यार क्या है ज़िंदगी का मकसद। मतलब इतनी छोटी है ज़िंदगी कि जब आपके लिए सब कुछ सही भी जा रहा हो, सब कुछ सही जा रहा था सिद्धार्थ के लिए, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि सब कुछ सही जा रहा था और वो ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई। और उसने अपनी एक दोस्त की, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो बोल रहा है कि यार ज़िंदगी बहुत लंबी है, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, एंड नाउ इज़ नो मोर। तो मैंने ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि यार ज़िंदगी इतनी छोटी है, कभी कुछ कल का भरोसा ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें। 2 दिन बाद ही मैंने कहा यार ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मतलब मैंने इस चीज़ को देखा है, मेरी थिंकिंग बदल गई इस चीज़ में। आई एम नॉट डिप्रेस्ड ये सोच के कि यार ये क्यों इतनी जल्दी। हाँ, मैं उनके लिए बिल्कुल हूँ क्योंकि मैं उसका फ़ैन था, और मैं सिडनाज और शहनाज के लिए भी बहुत सैड हूँ, अपनी जगह है वो चीज़। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट इस तरह करता हूँ कि अगर ज़िंदगी छोटी ही है ना, तो आप हर दिन जिएंगे एक बेहतर इंसान बन के। प्रीच नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं मतलब अगर प्रीच कर रहा होता तो मैं बड़े अच्छे तरीके से बैठा होता। मैं ऐसे ही बैठा हूँ क्योंकि मेरा घर है और आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे घर पे आए, आप जस्ट फील एट होम। तो जिंदगी अगर छोटी है मेरे दोस्त, ये मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ और अब तो और भी ज़्यादा करूँगा कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते हैं। हम बोलते हैं यार कल हो जाएगी, कल कर लेंगे, चलो यार आज बुरे बन जाओ, कल अच्छे बन जाए, कल गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे, हो सकता है कल आए ना। दूसरों को छोड़ो, हो सकता है आपका कल ना आए। आप एक गुनाह करके बैठे हैं, आप मतलब गुनाह छोड़ो, आप किसी का दिल दुखा के बैठे हैं, आप
किसी का दिल तोड़ के बैठे हैं, कोई ऐसी चीज़ आपने कर दी, आप बोलेंगे अबे चल हटा, दफा कर, मांग लेंगे माफ़ी, बात की बात देखी जाएगी। बात की बात, आपका बात कब है आपको क्या पता। तो अगर ज़िंदगी अब जीनी है ना दोस्त, तो एक चीज़ तो मैंने सोच ली है कि रोज़ कोशिश करूँगा कि एक अच्छा इंसान बनने के जीऊँ, लोगों को माफ़ करना सीखूँ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे ग्रो करना सीखूँ, और अपनों के साथ मोमेंट्स बनाऊँ यार, अपनों के साथ वो मेमोरीज बनाऊँ जो मैं कल पे टाल रहा था ना, कि यार अभी तो बिजी है, कल कर लेंगे। यकीन जानो, कोई जितना भी बिल्कुल तंदुरुस्त होता है ना जिंदगी में, सबसे तंदुरुस्त आदमी भी होता है, उसको भी अपने कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि खुदा की मतलब औलाद देने वाला, वो कहते हैं ना कि खुदा ही है, आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितने आप नॉर्मल हो, तो वही जिंदगी देने वाला अल्लाह है, और जिंदगी छीनने वाला भी अल्लाह ही है। आप नहीं इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। माइकल जैक्सन जो है ना, बहुत बड़े वो थे सिंगर, माइकल जैक्सन इतनी दवाएं खाता था, इतनी इंजेक्शंस लेता था कि उसने अपने इंजेक्शंस के जरिए, उसके डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि उसका लाइफ स्पैन जो है ना वो 100 साल जीना चाहता था। तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो 110 साल का, इस तरह करके उसने कुछ मेडिसिन के जरिए बनवा लिया था कि वो मेडिसिन के जरिए 100 से ज़्यादा साल जिएगा। 50 साल की उम्र में मर गया। क्या क्या मतलब 100 साल की बात कर रहा था, 55 साल ना जी सका। तो कल का क्या भरोसा है। जियो तो आज के लिए जियो, लेकिन ये नहीं कि आज में जी रहे तो सारे गुनाह करे जा रहे हैं। आज को ये सोच के जियो कि हो सकता है मेरा कल ना आए और मैं कोई गुनाह या किसी का दिल दुखाए हुए मर जाऊं। तो लोगों को माफ़ कर दो यार, जितनी भी गलतियां गुनाह किए उन्होंने तुम्हारे साथ, जितना दिल दुखाया है, माफ़ करो। अपने दिल को ठंडा करो, अपने दिल को सुकून में रखो कि कल को खुदा ना करे तुम्हारी आंख ना भी खुले तो कोई तुम्हें बुराई में याद ना रखे, अच्छाई में रखे कि अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, और आखिरी बार बात हुई तब भी दुआ ही देता था। तो अब जो है यही है कि 24 साल के हैं भाई, शायद हो सकता है आपको बुढ़ापे की बात लगे यार, लगे कि यार क्या मिचोर अजीब सी बातें कर रहा है। पर जब बंदा खुदा के करीब आ जाता है ना, मुझे लगता है कि मैं इस कोई पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको ये बोल सकूँ कि मैं बहुत करीब हूँ खुदा के। मुझे लगता है जितना भी मैं करीब हो जाऊंगा उतना ही और फासला रह जाएगा खुदा के जो है ना करीब जाने में। मगर वही बात है कि अगर आप जहाँ पे हो, और अगर वो आप अच्छी जगह पे हो और आपने किसी सामने वाले को हिदायत ना दी तो क्या फ़ायदा। हिदायत ऐसे नहीं दूंगा कि करो, गलत कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, सही राह पे आओ, नहीं। मैं सिर्फ आपको फ़ायदे बताना चाहता हूँ कि मैं भले आज उस फेज़ में अटका हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कंटेंट किस तरह बनाया जाए। मतलब सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, यकीन जानिए सब कुछ लिखा हुआ है, पर एक ब्लॉकेज अंदर से फंस गया हूँ मैं। पता नहीं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मगर मैं इस वक्त इस सिचुएशन में हूँ कि मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ। मगर मुझे उम्मीद जो है ना और गाइडेंस जो है वो सिर्फ एक चीज़ से मिल रही है कि मुझे पता है कि वो मेरे साथ है। मैं आज फंसा हुआ हूँ, मैं कल निकल जाऊंगा इस चीज़ से। ये बिलीव और ये जो यकीन है ना, ये वो फीलिंग है जो आपको ये क्वेश्चन करने नहीं देती कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये फायदा है इसका। आपको हमेशा लगता है कि कोई आपका हाथ पकड़ा हुआ है। नमाज नहीं छोड़नी जन्ना, मतलब जितनी पढ़ सकते हो ना, मैं कह रहा हूँ जितनी पढ़ सकते हो, अपने आप को उठाओ और पढ़ो और बोलो कि भाई कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तू ही है। मांगूंगा तो तुझसे ही मांगूंगा, किसी और के आगे मोहब्बत की या किसी चीज़ के भी लिए हाथ नहीं जो है ना फैलाऊंगा। और फिर देखना, मुझे यकीन है कि जो मेरा मेंटल ब्लॉकेज है ये दूर हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, मतलब मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ अभी। बट पता नहीं क्या एक हफ्ते से ये है कि मुझसे काम हो नहीं रहा ठीक से, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। आज मैं नमाज पढ़ के बैठा हुआ ही था, मैच देख रहे थे अब्बा के साथ, तो अब्बा हमारे बोले कि मैं शायद जोन आउट हुआ था, तो मेरे अब्बा बोले कि यार बेटा तुम टेंशन में लग रहे हो, क्या किस चीज़ की टेंशन है। मैं चौंक गया, मैंने बोला नहीं अब्बू किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो कह रहे हैं कि खुदा से मांग रहे हो, खुदा को बता रहे हो, खुदा के बंदे को नहीं बता सकते। तो मैंने बोला नहीं अब्बू ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पर फिर मैंने सोचा यार उनकी बात को, मैंने सोचा कि यार आज ऐसा मतलब हो सकता है कि कल ऐसी ऐसी छोटी 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 चीज़ें हो जो अंदर दिमाग में बस रही हो, जिनकी वजह से ना कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ चीज़ों पे। जैसे आज ये पूरा सेटअप जो मैंने लगाया है, लाइटिंग वाइटिंग जो सारी चीज़ें क्रिएट किया मैंने, ये सब लगा के मैं नीचे चला गया था खाना खाने। मैं बोला था खाना खा के वापस आएंगे और पूरा सब सेट होगा, बस माइक वाइक पहन के बोलना शुरू हो जाएंगे। अब क्या हुआ, क्या देखा, जब ऊपर आए तो सारी सेटिंग इधर हुई हुई है और हमारे भाई जो है ना सोफा बिठा के यहाँ पे बैठे हुए, ये सोफा यहाँ लगा के यहाँ बैठे हुए, और मैं फट गया उसके ऊपर। मैं इतना चिल्लाया, इतना गुस्सा किया, इतनी गालियां दी। फिर नीचे जाके मुझे रियलाइज हुआ यार अप्पा सही कह रहे थे, किसी चीज की टेंशन तो है, पता नहीं क्या है, लेकिन शायद कुछ कलेक्टिव जो है ना वो एक चुन 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 के एक चीज बन गई है जो दिमाग में बैठी हुई है। कुछ तो है, कुछ है। मतलब मैं गालियों से बहुत गुरेज कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुरेज कर रहा हूँ कि मैं नहीं दूं। जो मेरे करीब जानते कि मैं नहीं देता हूँ ज्यादा गालियां। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो है ना मैं बस गाली गुस्सा ये सारी चीजों से वो करूं। तो मैं मेरी बिल्कुल मोटिवेशन ही खत्म हो गई थी यार अपनी ये पॉडकास्ट बनाने की। बट मैंने बोला यार काम से रुकना नहीं है। अगर अगर आज मैंने बोल दिया ना भैया हटा भैया मूड खराब हो गया कल बनाएंगे, कल मेरा मूड ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा बहुत दिल था कि मैं बनाऊं। और अब जब मैंने बना लिया है तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरी ये कलेक्टिव जो ज़िंदगी के बारे में ये सोच है अब तक 24 साल ज़िंदगी की, कि ये वो ये है। और कल परसों के इंसिडेंट ने उसको और जो है ना वो अपग्रेड कर दिया है। तो मेरी अब सोच ये हो गई है कि वो अपने टाइम पे देगा मुझे, पर मैं हार मानूंगा नहीं कभी, हार्डवर्क करना कभी नहीं छोड़ूंगा और उससे मांगना कभी नहीं छोड़ूंगा। और यकीन जानो मुझे मिलेगा, जब वो देगा छप्पड़ फाड़ के देगा और वही मेरा सही टाइम होगा। तो जो लोग रोना रोते हैं ना कि हमारा उनके लिए जल्दी आ गया हमें क्यों नहीं देता, उनका वो टाइम है। तुम्हें कोई चीज ऐसे कब कब मिल गई होगी जब उनके पास नहीं होगी। तो सबका हर चीज मिलने और एक्सपीरियंस करने का टाइम मुख्तलिफ होता है। ये बात मैंने एक्सपीरियंस से सीखी जरूर है, पर मुझे कभी किसी ने बताई नहीं, मैंने खुद सीखी है। शायद मैं एक जरिया बन सकता हूँ आपको ये बताने का। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो आप ये कर सकते हैं कि इस पर लाइक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये पसंद आया है कि नहीं, और आप चाहते हैं कि मैं और पॉडकास्ट बनाऊं अपने दोस्तों के साथ और किन किन टॉपिक्स पे बात करूं, ये मुझे ज़रूर बताना। और तब तक के लिए ये एक काम कर दो कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनाता हूँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है मतलब मैंने, और अपनी सारी स्नीक पीक्स और पुरानी छोटी मोटी चीज़ें वहाँ शेयर करता हूँ। तो जाओ नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर जाके मुझे फॉलो कर लो और मुझे कर लो यहाँ पे सब्सक्राइब, क्योंकि उससे मेरे कंटेंट को बूस्ट मिलता है यार। और लाइक से मेरा कंटेंट आगे बढ़ता है, मेरे कंटेंट को बूस्ट मिलता है, और सब्सक्रिप्शन से मेरे दिमाग को बूस्ट मिलता है कि यार तुझे लोग देखे ना, तुझे और कंटेंट बनाना चाहिए। तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे प्लीज़ बताओ कि कैसा लगा। मैं जानना चाहता हूँ। जो गलतियाँ होंगी उनको सुधार लेंगे, पर आपसे बात करना मुझे तो मज़ा आया, मैं नहीं रोकूंगा। आप सुनोगे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। इंशाल्लाह बोलना बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। इन केस आई डोंट सी यू टुमारो, गुड इवनिंग, गुड डे एंड गुड नाइट।